तो बायोलॉजी क्लास 12 में जो अगला टॉपिक है इसका नाम है प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी कैसे काम करती है और इसके जनक कौन है, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए अंत तक। तो लिखा है प्रतिरक्षा, तो प्रतिरक्षा के जो जनक है उन्हें एमिल वॉन बेरिंग को कहा गया है। प्रतिरक्षा के जनक कौन है, एमिल वॉन बेरिंग। ठीक है, तो आइए प्रतिरक्षा की पहले डेफिनेशन जानते हैं। तो प्रतिरक्षा की परिभाषा है, हमारा शरीर दिन भर लगातार रोगाणुओं के संपर्क में आता रहता है। इनमें से बहुत से रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश भी कर जाते हैं, परंतु हमारे शरीर में पाया जाने वाला सुरक्षा तंत्र इन रोगाणुओं को मारकर हमारे शरीर को बचाता है। शरीर के इस सुरक्षा तंत्र को ही प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा नाम से ही जाहिर हो रहा है रक्षा करना, किससे, किसी बाहरी कारक से। जब हमारा शरीर दिन भर बाहर काम करता है तो ऐसे में वायु में मौजूद, खाने में मौजूद हर तरफ जीवाणु और विषाणु मौजूद हैं। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर रोग उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जो उन्हें नष्ट करने की कोशिश करती हैं, जिसे हम प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। तो आइए आगे देखिए, लिखा है प्रतिरक्षा। अब ये जानिए प्रतिरक्षा जो है वह दो प्रकार से होती है, एक होती है जन्मजात प्रतिरक्षा, एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहेंगे जो प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर में जन्म से ही मौजूद है उसे हम जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब होता है किसी कारणवश जब हमारे शरीर में कोई प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है उसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, जब हम आपको इन सब के डिटेल में बताएंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो पहली हेडिंग डालिए जन्मजात प्रतिरक्षा और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जन्मजात प्रतिरक्षा में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। तो देखिए जन्मजात प्रतिरक्षा को कई और नाम से भी जानते हैं, पहले उन नाम को आपको याद करना है। जन्मजात प्रतिरक्षा को ही कहते हैं अवशिष्ट प्रतिरक्षा, प्राकृतिक प्रतिरक्षा और सहज प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में मैं आपको डिफरेंस में बताऊंगा। डिफरेंस जैसे कि जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा के बीच में विभेद कीजिए, डिफरेंस बताइए। तो इस तरह के मैं 3-4 वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आपको अपडेट कर दूंगा और सभी को देखना है। अभी यहाँ पर हम जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जन्मजात प्रतिरक्षा को कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि जन्मजात प्रतिरक्षा, अवशिष्ट प्रतिरक्षा, प्राकृतिक प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा। इंग्लिश में कभी कभी इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं इनेट इम्यूनिटी क्या है, तो वो जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। यह प्रतिरक्षा जन्म के साथ ही प्राप्त होती है, अर्थात यह माता पिता से बच्चे में आती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में हमारे शरीर के कुछ अंग अवरोधक की तरह कार्य करते हैं और रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। इस चीज़ को पहले आप पढ़ लीजिए, फिर आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए लिखा क्या है, जन्मजात प्रतिरक्षा निम्न अवरोधकों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये दूसरा वाला पॉइंट। जैसे कि सबसे पहला जन्मजात प्रतिरक्षा के अंतर्गत जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट भाग है उसका नाम है शारीरिकी अवरोधिकाएं, यानी कि एनाटॉमिकल बैरियर्स। तो एनाटॉमिकल जो बैरियर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले त्वचा। तो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई रोगाणु, पैथोजन, बाह्य कारक प्रवेश करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसे कौन रोकता है, हमारी त्वचा रोकती है। और त्वचा हमारे शरीर में जन्म से ही मौजूद होती है, इसीलिए जो त्वचा है यह जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली के अंतर्गत आती है। यानी कि जन्म से ही अगर त्वचा ना हो तो हमारे शरीर के अंदर कितने सारे जीवाणु विषाणु प्रवेश कर जाए, आप खुद सोचिए। और त्वचा क्या है, जन्म से ही मौजूद है हमारे शरीर में, इसलिए जन्मजात प्रतिरक्षा के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट देखिए श्लेष्मा यानी कि म्यूकस। जब हमारे शरीर के अंदर फिर से कोई पैथोजन यानी कि बाह्य कारक प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसे कौन रोकता है, श्लेष्मा, म्यूकस रोकता है। जैसे कि हमारे नाक में क्या मौजूद होता है, नोजी। वह नोजी क्या है, एक श्लेष्मा, एक म्यूकस है। जैसे ही कोई पैथोजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो वह श्लेष्मा उस पैथोजन को उसमें चिपका लेता है, ऐसे में वह पैथोजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। तो श्लेष्मा भी क्या है, एक शारीरिक अवरोधिकाएं की तरह काम करता है कि नहीं। आपको सिंपली याद क्या रखना है, जन्मजात प्रतिरक्षा क्या है, इसका डिफिनेशन याद रखना है, ये फिर अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जन्मजात प्रतिरक्षा के अंतर्गत का कारकी अवरोधिकाएं कौन कौन सी होती हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला लिखा है बुखार, फीवर का आना। जब भी हमारे शरीर के अंदर समझो कोई पैथोजन प्रवेश कर ही गया, यानी कि त्वचा नहीं रोक पाई, नाक में म्यूकस नहीं रोक पाया और मुंह में जो म्यूकस है वो नहीं रोक पाया, तो किसी ना किसी तरीके से वो पैथोजन हमारे शरीर के अंदर चला गया और रोग उत्पन्न कर दिया, तो हमारे शरीर में क्या आ जाएगा, फीवर। जब भी फीवर आता है लोग सोचते हैं बहुत बेकार चीज़ हो गया है, हमारे फीवर आ गया, बल्कि फीवर यह इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई पैथोजन, रोगाणु, बाह्य कारक प्रवेश कर गया है और वह अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है। तो हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव हो जाता है और वह हमारे शरीर में तापमान को बढ़ाने लगता है, जिसे हम फीवर कहते हैं। यह तापमान इसलिए बढ़ता है हमारे शरीर में ताकि वह जो रोगाणु, बाह्य कारक है वह अपनी संख्या में वृद्धि ना कर पाए, इसीलिए हमको फीवर आता है। तो फीवर आना एक बहुत अच्छी चीज़ है, समझ रहे कि नहीं। वह फीवर क्या करता है, हमारे शरीर में मौजूद उस पैथोजन को किल करने की कोशिश करता है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन कभी कभी आप कहेंगे कि बुखार में डेथ हो जाती है, बहुत बुखार आ गया तो डेथ हो गया, तो हाँ, बुखार का मेन रोल था कि उस पैथोजन को किल करने का काम था।
लेकिन जब बुखार टेम्परेचर हमारे शरीर का बढ़ जाता है तो ऐसे में हमारे शरीर की प्रोटीन जो होती है वो जम जाती है, और जब प्रोटीन एक बार जम गई तो उसको फिर से पहले की तरह नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए ज़्यादा बुखार आ जाता है तो वह आदमी मर भी सकता है। अब ऐसे समझिए, अंडे में क्या होता है, प्रोटीन गर्म करिए, क्या हो गया, अंडा ठोस हो गया, कठोर हो गया। अब अंडे को फिर से आप पहले जैसे नहीं बना सकते हैं। तो सेम केस हमारे शरीर में भी होता है, अगर तापमान ज़्यादा बढ़ गया और हमारे शरीर की प्रोटीन जम गई तो उसको फिर से पहले जैसे नहीं बनाया जा सकता। देखिए लिखा है पीएच ऑफ लाइसोसोम। तो हमारे लार में क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं। हमारे पेट में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। और हमारे जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस का भी नेचर कैसा होता है, हल्का सा एसिडिक होता है। तो ऐसे में जब हमारे शरीर में कोई भी पैथोजन इंटर करता है तो हमारी लार में मौजूद लाइसोसोम उसे किल करने का काम करते हैं। अगर वहाँ से बच गया तो हमारे पेट में जब खाना गया तो पेट में उसको क्या मिलेगा, अम्ल मिलेगा। तो वहाँ पर वह पैथोजन जो हमारे पेट में एसिड है वो पैथोजन को मारने की कोशिश करेंगे। वहाँ से भी बच गया तो आगे जाएगा बाइल जूस मिलेगा। तो बाइल जूस भी क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो वहाँ पर भी उन पैथोजन को किल करने की कोशिश करेगा बाइल जूस। इन सब से अगर बच गया तो शायद वो रोग उत्पन्न कर सके। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर हैं जो हमारे शरीर में ही मौजूद हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत बच्चाणु बाधाएं। इनका जो इंग्लिश में कहते हैं, उनको कहते हैं फाइगोसाइटिक बैरियर्स। अब यह क्या होते हैं, तो हमारे आपने ब्लड में पढ़ा होगा श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। तो जो WBC होती हैं यह भी रोगाणुओं को किल करने का काम करती हैं। बस सिंपली सा आप इसको याद कर लीजिए। आपको इसका मैकेनिज्म नहीं समझना है, ज़्यादा मैकेनिज्म आपको यहाँ पर पढ़ना भी नहीं है। बस ये याद रखना है कि जो WBC होती हैं यह भी रोगाणु पैथोजन को किल करने की कोशिश करती हैं। अगर हमारे आपने CBC कराया यानी कि खून की रिपोर्ट देखी और उसमें WBC बढ़ गई है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में कोई पैथोजन रोगाणु बाह्यकारक इंट्रीग कर गया है। समझ गए कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, B एंड T लिम्फोसाइट सेल। आपने लिम्फोटिक सिस्टम अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पर कुछ प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम B और T लिम्फोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। इंग्लिश में इसे लिम्फोटिक सिस्टम भी कहते हैं। तो लिम्फोटिक सिस्टम में B और T कोशिकाएं जो पाई जाती हैं, यह भी कोशिकाएं जो होती हैं यह बाह्यकारक को किल करने का काम करती हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ये समझ लीजिए वायरस से लड़ने के लिए कारगर साबित होता है। इंटरफेरॉन के ऊपर अलग से एक वीडियो है मेरे चैनल पर, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा और वीडियो भी इसके आगे वाले भाग में आपको दे दूंगा ताकि इंटरफेरॉन के बारे में आप डिटेल में समझ सकें। बस एक तरीके से समझ लीजिए, इंटरफेरॉन एक क्या है, एक बैरियर की तरह काम करता है जो हमारे स्वस्थ कोशिकाओं को दूषित कोशिकाओं से बचाता है। आगे देखिए लिखा है, स्वयं तथा अन्य बाह्य कोशिकाओं के मध्य विभेद। हमारा शरीर इतना होशियार होता है कि वह हमारे शरीर में मौजूद खुद की कोशिकाएं और बाहर की कोशिकाओं के बीच में विभेद करना जानता है। जैसे कि हमने दूसरे की किडनी अपने शरीर के अंदर लगवा ली तो वह किडनी सुना होगा कि कुछ साल में ही फेल हो जाती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा शरीर यह जानता है कि जब भी कोई बाह्य कोशिका हमारे शरीर के अंदर आती है तो वह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है वो उसे मारने की कोशिश करता है। वह कहता है कि जो बाहरी कोशिकाएं हमारे शरीर में अंदर आ गई हैं वह जान जाता है कि यह हमारे शरीर की कोशिकाएं नहीं है, ये किसी दूसरे शरीर की कोशिकाएं या फिर बाहरी चीज़ है, तो उसे वो किल करने लगता है। और इसी तरह 1 या 2 साल में वो किडनी क्या होती है, बेकार हो जाती है। इसीलिए जब भी आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपको अलग से कुछ दवाएं दी जाती हैं जिन्हें हम इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन कहते हैं, यानी कि जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कम कर देती हैं। ऐसी मेडिसिन हमको दी जाती है ताकि हमारे शरीर का जो किडनी है वह अच्छे से काम कर सके और हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए। अब प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो गया क्योंकि हम दवा कौन सी खा रहे हैं, इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन खा रहे हैं, तो ऐसे में प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाएगा। और ऐसे में इस समय जब उन मेडिसिन को खाते हैं उस समय हमको बहुत स्वच्छता रखनी पड़ती है, नहीं तो हम बहुत जल्दी किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो आपको इम्यूनिटी मैंने पढ़ाया ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर आप इसको बार बार 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरफेरॉन वगैरह के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। और एक जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा के बीच में डिफरेंस भी आपको नीचे दे दूंगा क्योंकि पूछता वही है, ये तो सिर्फ आपको मैंने इसलिए बता दिया एलोब्रेट करके ताकि आपको कभी कोई पूछे तो आप उसे एक्सप्लेन कर पाए। अन्यथा सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बताऊंगा।